दोस्तों अब उदय न्यूज लाइव ZEE5 एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। अब आप हमारे साथ ZEE5 एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिले भर से आज उन लोगों को डीसी निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय सभागार में सम्मानित किया जिन्होंने कोरोना को मात देकर जीत हासिल की और दूसरों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान करने का काम किया। इन 28 प्लाज्मा डोनर लोगों में एक कोरोना योद्धा रोमिका पहली लड़की थी और ठीक होने के बाद उसके व उसके पिता दोनों ने प्लाज्मा डोनेट किया। करनाल ने आज सभी डोनर को एक कप व प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया और सभी को शुभकामनाएं दी। रोमिका व पंकज गर्ग ने बताया कि उनको कोरोना हुआ था, अब वह ठीक होकर अपना प्लाज्मा दान करके आए हैं। आज डीसी ने उनको सम्मानित किया जो कि अच्छा लगा और दूसरों को भी प्रेरणा देने का काम करेगा। वह उन सभी लोगों से जिनको कोरोना हुआ था और ठीक हो गए हैं, वह भी सभी प्लाज्मा डोनेट करें ताकि अन्य लोगों की जान बचाई जा सके। आज हमें जो सम्मानित किया गया है, हमने कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद जैसे कि हम रिकवर होने के बाद हमारे पास रेड क्रॉस से फ़ोन आया था कि क्या आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहेंगे, तो हमने अपनी कंसर्ट दी थी। तो ये रेड क्रॉस वालों ने हमारे घर से ब्लड सैंपल लेकर हमारा एंटीबॉडी टेस्ट किया जिसमें हम पॉजिटिव आए। तो उसके बाद हमारे पास हमने कॉल आई कि किसी को रिक्वायरमेंट है प्लाज्मा की, तो हमने जाकर कल्पना चावला ने प्लाज्मा डोनेट किया। और मैं अपने दिल से कहता हूँ कि ये प्लाज्मा डोनेट करने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारे से किसी की ज़िंदगी बच पाएगी। मैं शहर के सभी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कोरोना से जीत चुके हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ और जाकर कल्पना चावला में अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे कि आपके साथ और लोगों की ज़िंदगी भी बच सके। आपका नाम? पंकज गर्ग। चिंता की बात यह है कि पूरे हमारे ज़िले में सिर्फ 28 लोगों ने ही प्लाज्मा दिया है, जबकि हमारी एंटिसिपेशन है कि लगभग 6,500 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो आज हमने जो हमारे प्लाज्मा डोनर्स थे उनको सम्मानित किया है, उनसे चर्चा की है और हम इसको मुहिम के तौर पे आगे लेकर के जाएंगे। जितने भी लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट करेंगे उनके घर के बाहर हम प्लाज्मा डोनर्स का, वॉरियर्स का सर्टिफिकेट भी लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में डोनर्स की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्या एक डर रहता है, भय रहता है कि हम प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो फिर से हम कोई कोविड पॉजिटिव ना हो जाए, या मन के अंदर कोई शंका जिसके कारण? एक डर है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सब एक्सपर्ट्स ने बताया है प्लाज्मा डोनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह की कोई वीकनेस, कमजोरी इसमें अपेक्षित नहीं है, पूरी पूर्णतः सुरक्षित भी है और आगे लोगों की ज़िंदगी बचाने में काम आता है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग ठीक हो चुके हैं वो अपने एंटीबॉडी टेस्ट कराएं और एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आने पे प्लाज्मा ज़रूर डोनेट। तो ये थे पहली महिला हूँ जिसने प्लाज्मा डोनेट किया और दूसरी बात अच्छा लग रहा है किसी की मदद करके और किसी की जान बचेगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो भी कोविड पॉजिटिव थे और रिकवर कर चुके हैं और एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो चुके हैं, वो डेफिनेटली प्लाज्मा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से और लोगों की जान बच सकती है। आपका नाम? रोमिका। करनाल के निसिंग में आढ़तियों पर किसानों ने मिलकर मार्केट कमेटी की सचिव का पुतला जलाया। किसानों का आरोप है कि उन्हें गेट पास समय पर नहीं मिलता। किसानों और आढ़तियों का गुस्सा ऐसा फूटा कि फिर नारेबाजी भी करनी पड़ी और पुतला भी फूंकना पड़ा। परेशान किसान और आढ़ती इतने हो गए हैं कि उन्हें विरोध करने के सिवा कोई और रास्ता नजर नहीं आया। धान की खरीद की समस्या, रोजाना का यही हाल, और इस हाल में कोई ठाठ ले रहा है तो कर्मचारी और अधिकारी, वहीं परेशान कोई हो रहा है तो वो है किसान। ये वो करते हैं
भी मंडी का मतलब निरसन का किसी को कोई डेरिया न सोल्ड रह गई हो या ना रह गई हो, ये मार्केट कमेटी सेक्रेटरी अपने वर्करों को भेजती है, बोले 1000 रुपये लिया, सब पता ओटी बैठे कर दूंगी, सब 1000 रुपया हर जब से आ रही है। ये कितना टाइम हो गया? जब से आ रही है यही बैठे साइन करवा के ले जाओ, 1000 रुपये पर लाइसेंस दे दो, मैं यही बैठे बैठे आपका वो कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं रिश्वत को मार्केट कमेटी निसंग में ये मतलब सेक्रेटरी है ये सुमन लता जी, जब से पूरी धांधली मचा रखी है इसने। पीछे मतलब के नंबर 1 में काम नहीं था, नंबर 2 में काम करवाती थी, लोगों से 8-10 रुपए बोरी लेती थी, अब वो काम बंद हो गया। इसको पैसे कहाँ से ला के दे हम यार, क्यों पैसे की डिमांड करती है, गेट पास के भी पैसे मांगती है, और रात को गेट पास पे रोक किसी का गेट पास नहीं करना, जो आदमी एंट्री करवा के जाता है उसी गेट पास करते हैं, तो उसको पैसे दे के जाता है। शिकायत क्यों नहीं की किसी शिकायत अधिकारी करते को? हो रही है जी, काम हो रहा है सारे का सारा, रोज झगड़े होते हैं, रोज झगड़े होते हैं इनके साथ, कोई कार्रवाई नहीं करती, सुनती नहीं किसी की भी। गेट गेट मंडी में ये जो पैसे भरते हैं वो भी नजायज है, जो हमारे से मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा अवसर होना चाहिए यहाँ, इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाए, इसको भी पता लग जाए। तो आड़तियों के साथ है आप भी? हाँ, आड़तियों के साथ हमारे साथ तो ये जुड़े हुए हैं, आड़ती भी, जिम्मेदार भी, गरीब भाई भी, ये सारे एक ही जगह जुड़े हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो कर्मचारी हफ्ता पहले यहाँ पे दिन में ही दारू पी के बैठे थे, उसने बदतमीजी की हमारे साथ, हमने पुलिस बुलाई, वो यहाँ से चला गया, हफ्ते की छुट्टी पे। कौन है, क्या नाम है उनका? लाभ सिंह उसका नाम जी। कल भी एक किसान का यहाँ पे उचित भाव नहीं लगा, हमारी 2 ट्राली उठ के जा रही थी बाहर गेट पे, इन्होंने बदतमीजी की। हम ऑफिस में आए, ऑफिस में उन्होंने बदतमीजी की, 2 लड़के हैं वो डीसी रेट पे रखे हुए हैं, उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। सेक्रेटरी का नाम क्या है? सुमन लता सेक्रेटरी का नाम है। कार्रवाई चाहेंगे अब आप? हम कार्रवाई के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई, मारने की धमकी देती है। इसको पैसा चाहिए, कोई भी यहाँ दिन में भी दारू पीते हैं इनके कर्मचारी, वहाँ थाने में हमने इसके FIR लूज करवा रखी है, पर कोई भी वो नहीं। हफ्ता पहले वहाँ पर मतलब छुट्टी पे चले गए हो। 25 रुपए का क्या मतलब है? 25 ये सब रिश्वत लेते हैं, किसी पे कुछ लेते हैं, किसी पे कुछ लेते हैं, ये सब अब तानाशाही कर रखी है। हम इस सेक्रेटरी से बहुत दुखी है। तो आड़ती किसान सभी परेशान बहुत आपके सामने किसान भी परेशान है, बहुत परेशान। आज क्या किया आपने? मार्केट कमेटी के सामने सेक्रेटरी का पुतला फूका और इसकी ट्रांसफर के लिए हम फसलों के अवशेष ना जलाए जाएं, इसको लेकर अब किसान जागरूक होते नजर आ रहे हैं। अंबाला के 2 गांव में फसल की कटाई के बाद बेलर मशीन की मदद से उनके गड्ढे बना किसान द्वारा उन्हें मिल्स में बेचा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा। वही किसान अब कमाई भी करने लगे हैं। 2 गांव के किसान बिल्कुल भी फसल के अवशेषों को आग के हवाले नहीं करेंगे। फसलों की कटाई के बाद किसान बचे हुए अवशेषों को आग के हवाले कर दिया जाता था, लेकिन अब अंबाला के 2 गांव उगाड़ा व बाड़ा में किसानों द्वारा पंजाब से बेलर मशीन मंगवाई गई। इसकी मदद से पराली के गट्ठे बना उन्हें स्टोर किया जा रहा है और काम पूरा होने के बाद उन्हें मिल्स के अंदर बेच दिया जाएगा। दोनों गांव अंबाला के आदर्श गांव हैं और दोनों गांव के अंदर 1000 एकड़ खेती की जमीन है। इस मशीनरी से जी बहुत फ़ायदा है। इससे एक तो प्रदूषण की भी समस्या हल होगी जी, प्रदूषण नहीं फैलने का, और इससे ज़मींदार को भी फ़ायदा है जी। जैसे पहले खेत नहीं बह सका थे, ये आराम से खेती बाड़ी बह सका जी। तो अगली फसल आसानी से बीजी? हाँ, अगली फसल आसानी से बीजी जाएगी जी। कमाई का साधन भी बन गया? हाँ जी, कमाई का साधन भी बन गया है। तो पहले डर रहता था कि हाँ जी, पहले जलाएँ तो कार्रवाई का वो भी डर रहा था जी। ये ठीक है जी, है चाहे तप्पड़ में बीजना चाहे बागे बीज लो, जिस तरह मर्जी बीज लो। मेहनत भी कम करनी पड़ी? हाँ जी, मेहनत भी कम, पहले भाई कई बार देनी पड़ा थी जी। ये भी ठीक है जी, अपना चाहे मशीन ड्रिल मशीन चल रही जी, तप्पड़ में भी बो सका जी इसको, चाहे बेसिकली जी जैसे हमारे DDA साहब ने बताया कि किसानों की मेन समस्या यही है कि भाई जैसे फसल अवशेष जो बचते थे, जिनको जलाने के बाद प्रदूषण होता था, वातावरण में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, तो उसको अब समस्या को हल कर लिया गया। बेलर से इनको इकट्ठा किया जा रहा है। 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारा प्रदूषण रहित हो रहा है वातावरण, और दूसरा फाइनेंशियली मदद मिल रही है किसानों को। अब इसको कबाड़े का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, अब इसको फाइनेंशियली हमें बेनिफिट मिलेगा। इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पे, और जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है नारायणगढ़ शुगर मिल में, वहाँ पर इसको पहुँचा के जितने इसकी
खर्चा आएगा वो निकाल के बाकी सब किसानों में बांट दिया जाएगा। किस तरह से आपने सर लास्ट ईयर ना काफ़ी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग आग लगाते थे, हम उन्हें समझाते थे, ग्राम सभाएं की, किसान ग्राम सभाएं की, डीसी साहब से मिले, हमारे डीडीए साहब से मिले। तो लास्ट ईयर डीडीए साहब ने हमें वादा किया था कि भाई नेक्स्ट ईयर हम कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि किसानों की मजबूरी जो है आग लगाने की उसको दूर किया जाएगा। तो पिछले 4-5 महीने से हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगे हुए थे। तो डीडीए साहब ने बात करके एक अपना वेबर रिन्यूएबल एनर्जी करके एक कंपनी है उससे टाइप किया है, जिन्होंने 2 गांव के साथ हमारा टाइप किया हुआ है, जो कि हमारे पूरे 2 गांव की 1000 एकड़ के आसपास की पराली बनाएंगे और यहीं से उनको लेके जाना है। सारा काम उन्हीं का है। किसान ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी है ग्राम सचिवालय में आके कि भाई मेरे इतने एकड़ कट चुके हैं, आप इनकी लट्ठे बनाएं। तो कितना पर एकड़ जो है मिल रहा है? सर अभी एग्जैक्टली हम नहीं ये कैलकुलेट करके नहीं बता सकते कितना मिलेगा। अभी हमने ये इकट्ठे करवाए हैं। इकट्ठा करने के बाद इनका वेट होगा, वेट होने के बाद इसको स्टोर करेंगे। जैसे जैसे मटेरियल सेल होता रहेगा, जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कितने किसानों के कितने एकड़ से कितना इकट्ठा हुआ है, उसके बाद जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है। अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो हमने इसका वैल्यूएट किया था लगभग 500 पर एकड़ के आसपास सारे खर्चे निकाल के किसान को मिलेगा। पुराने समय से ये कहा जाता था कि किसान 2 चीज़ों के अलावा सभी चीज़ें अपने लेवल पर पैदा कर सकता है। वो 2 चीज़ें थी, नमक और लोहा। नमक और लोहे के अलावा ये कहा जाता था कि किसान अपने खेत से अपनी ज़रूरत का सब सामान उपजा लेता है। आने वाले समय में जैसे हरित क्रांति आई, समय के साथ साथ किसान की ज़रूरतें बढ़ी, खेती की ज़रूरतें बढ़ी, उसे बहुत से साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। इससे किसान के खर्चों में बहुत वृद्धि हुई। खर्चों में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये जो पराली जलाने की सामाजिक बुराई मैं कहूँगा, ये भी खेती किसानी में घर कर गई। अब सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाने की सामाजिक बुराई से निजात मिले। तो आप यहाँ आज देख सकते हैं कि कैसे बेलर के माध्यम से किसान अपनी पराली को अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना देखा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं साधनों को आय के रूप में परिवर्तित करने पर साकार सिद्ध होगा। सर आपने भी प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को, उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, नारायणगढ़ शुगर मिल के साथ एक प्राइवेट सप्लाई एजेंसी का एग्रीमेंट हो रखा है। उन्हें 1 से 1.5 लाख टन पराली सीज़न में चाहिए। तो उस कंपनी से हमने अनुरोध किया था और उनके डीसी साहब ने और हमारे डायरेक्टर जनरल महोदय ने और एसीएस साहब ने इसमें पहल करते हुए कि जितनी भी ऐसी यूनिट्स हैं जहां बायोडिग्रेडेबल हमारी पराली का कंजप्शन हो सकता है, उनको आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीसी साहब ने प्राथमिकता के आधार पर इन कंपनियों को यहाँ बेलर भेजने के लिए कहा था। और आसपास के गांव में आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये आय के साधन के रूप में विकसित होने जाएंगे। सर फ़र्क कितना पड़ा इस बार की? किसान कितना गांव हैं ऐसे जो अवशेष नहीं जला रहे हैं? आज की तारीख में गांव उगाड़ा और बाड़ा में ये बेलर चल रहे हैं। आसपास के गांव दुराड़ी, ठरवा, माजरी, यहाँ से भी किसानों के अनुरोध आ चुके हैं। और आप देखेंगे कि शाहजहादपुर की शुगर मिल और नारायणगढ़ एरिया, यहाँ के काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस सीज़न में पराली की धान की कटाई के सीज़न में इसको अपने आय के साधन के रूप में विकसित करने का एक काम किया है। एक्चुअली सर इस मशीन से बहुत फ़ायदा है। पहले तो इसको हम बहा ही नहीं कर सकते, ना अपनी फसल बेच सकते थे, लेकिन अब ये इसको मशीनरी के द्वारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली इसको हम अगली फसल बेच सकते हैं। और दूसरा ये हमारे अर्निंग का भी साधन बन चुका है इससे। और जो ये बचा हुआ है इसको डिकम्पोज होके ये नेक्स्ट फसल में फर्टिलाइज़र का काम करेगा सर। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। चलाते थे तो कितना नुकसान होता सर इसके हमारे जो लैंड है उस पर भी इफेक्ट पड़ता था, एयर पोल्यूशन भी होता था, बैक्टीरिया भी हमारी जो ज़मीन के थे वो भी इससे डिस्ट्रॉय होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इकोसिस्टम इको फ्रेंडली बन गया रहेगा। पहले डर भी रहता था कि कार्रवाई होगी। हाँ सर, वो तो है ही है। इसमें हमारा कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी, फाइन भी लगता था, जेल का भी ऑप्शन था इसमें, पर अब ऐसा कुछ नहीं, अब बिल्कुल सेफ है सर। और किसानों से भी अपील करेंगे सर? सभी रेडी हैं बिल्कुल, बल्कि वेट कर रहे हैं सब। मैं खुद वेट कर रहा हूँ 3 दिन से इसका। अब मेरी आज शायद टर्न आएगी, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट सीज़न का लिए रेडी करूँगा अपनी लैंड।
जानकारी देते हुए गर्भवती औरत के भाई और पति ने बताया कि एक तरफ तो जहां पंजाब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक दलित परिवार से संबंधित गर्भवती औरत को अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की देखरेख नहीं की गई। उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब हम यहां आए थे और डॉक्टरों ने कहा इसका खून कम है, इसी के चलते उसको फरीदकोट रेफर किया गया, लेकिन उसकी बहन की डिलीवरी पार्किंग फर्श पर ही हो गई। यहां तक कि उन्होंने कहा कि फर्श पर गिरा खून भी वहां मौजूद कुत्तों ने चाटा। मोगा के सिविल अस्पताल शनिवार को उस समय दोबारा सुर्खियों में आ गया जब एक गर्भवती औरत ने अस्पताल की पार्किंग फर्श पर ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। गर्भवती को डिलीवरी के लिए जब मोगा के सिविल अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने खून की कमी और सिजेरियन की बात कहते हुए उसे फरीदकोट रेफर कर दिया, जिससे थोड़ी देर बाद ही अस्पताल की पार्किंग के फर्श पर औरत ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। क्या बात हुई थी और क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर जी मेरा नाम रविंदर कुमार है और हम एक यूपी स्टेट से आए हैं, ईस्ट जलालाबाद में रहते हैं, भट्टे के ऊपर काम करते हैं सर। और हम लोग दलित है, लेबर कास्ट है सर। मेरी बहन को सर डिलीवरी का मामला था, पेट में दर्द था, तो सर हमको एम्बुलेंस की सुविधा तो मिली, परंतु सब हम जब सर हम लोग इमरजेंसी वार्ड के अंदर आए तो सर ना ही तो रात का स्टाफ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई 4 क्लास का कर्मचारी, हमें सर कोई सुविधा नहीं ली। और हमने अपनी बेटी को जब काफ़ी दिक्कत हुई, वो बच्चा जहाँ फ्लोर के ऊपर जहाँ स्थिति हम खड़े हुए हैं सर, जब कुत्तों ने खून पिया तो मैं स्ट्रेचर इमरजेंसी स्ट्रेचर निकाल के लाया और पब्लिक ने साथ दिया कि चलो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं। तो सर हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, दलितों के लिए, बेटियों के लिए कोई यहाँ पर हमारे साथ काबिल नहीं है। हालत क्या है उसकी आपकी? सर हमें तो ये भी नहीं पता हमारी बेटी कहाँ है, हमारी बच्ची कहाँ है। क्या हुआ क्या था, कितने बजे आए थे सुबह? सर 5 बज करके 3 मिनट पर। क्या हुआ, क्या किस यहाँ पे आए हो, आप बोल रहे हो कुत्तों ने खून पिया है? हाँ सर बेटी को जन्म दिया यहाँ पर फ्लोर के ऊपर सर, हम तो यहाँ पर जन्म दिया। अब सर वीडियो है सर हमारे पास में, वीडियो देख लीजिए। कुत्तों ने कहना तो ये है कि डॉक्टर ने आपको रेफर कर दिया था फरीदकोट। हाँ सर फरीदकोट बोल रहा है, ब्लड है, देखिए सर, ये रहा सर, ये देखिए सर, इसकी कॉपी है सर हमारे पास में। और इस संबंध में सर मैंने लेटर भी दिया है समो साहब को। एक लड़की के गुठा लगवा के कहता चले जाओ, ना कोई गाड़ी आई ना कोई आया, ऐसे भेज दिए। जी सर। तो क्या मांग क्या करते हो? सर हम ये मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टर और ऐसा प्रशासन और शासन ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी या तो बेटियों के लिए अन्याय, या तो प्रधानमंत्री नारा बंद करे भारत के अंदर। अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो मैं क्या उम्मीद रखूंगा अपने अदालत है मुझ पर कि मैं एक मर्द हूँ। जब आपको फरीदकोट के लिए रेफर किया तो आप कोई गाड़ी नहीं आई? कोई गाड़ी नहीं सर, कोई सुविधा नहीं। धक्के देखिए सर, धक्का मार करके स्टाफ ने सर। किसने मारा धक्का? स्टाफ के अंदर से जो लोग इमरजेंसी में बैठे हुए थे सर। देखिए सर। किस लिए धक्का क्यों मारा उनको? क्योंकि तुम यहाँ से भाग गया, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हारी खाल उधर दी जाएगी। सरवन है जी। सरवन जी, हाँ जी। क्या कौन लगते हैं आपके? ये मेरे घर वाले है। क्या हुआ था सारी घटना? उसके बच्चा होने वाला था, तो फिर उसने डॉक्टर 5:30 बजे आए थे ना, 5:03 पे, तो उसने डॉक्टर ने एक लेडीज से लिखा के वो गूठा लगवा लिया। तो उसने क्या फरीदकोट जाओ, ना तो इतने बड़ा ऑपरेशन दसिया सी इन्होंने, तो ना तो इतने एंबूलेंस करा के दी, ना कुछ भी करा के दी। भाई इतने असी इतने बैठ के घूम काम के इतने फिर इतने ही होए बच्चा उदय, ना गाड़ी आई ना कोई, ना बाद से डॉक्टर भी नहीं आए। जब बच्चा हो रहा था यहाँ कोई बाद में भी कोई नहीं आए, जदों बच्चा हो गया ना इतने, जदों भी कोई नहीं आए, ना डॉक्टर नहीं। पार्किंग जो है बच्चा? हाँ जी पार्किंग में होया। कितने लगे बाद से बस फिर तो थे लेके गए इतने चक के थे। कौन लेके गए? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਫਲੋਰ 'ਚ ਅੰਦਰ। ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੁਣ? मैंने देखी नहीं जी। ऑक्सीजन लग रहा है उसके, बोतल लग रही है, बोतल लगी, खून दी बोतल लगी। देखो साढ़े कोल सुबह 5:15 वजे अंकिता नाम की पेशेंट आई है एंबूलेंस से। फर्स्ट बेबी सी 19 साल की सी, जलालाबाद की रहने वाली सी, ठीक है।
ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਇਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਿਰਫ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਡਾਇਲੇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਦੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਮ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਫੜੀ ਗਈ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਈਓ ਪੱਖ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਦੀ। 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਫਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਫੀਮੇਲ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਮੈਮ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੇਕ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਲਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਸੁਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਫਸਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਭ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।